Good morning students. My name is Vanita Patel. I am working as a teacher in Lord Krishna International School. आज हम हिंदी में पढ़ेंगे जो कक्षा 5 का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है राख की रस्सी। राख की रस्सी मतलब ये एक लोक कथा है। जो लोक कथा को समझने के लिए हमें पहले लोक कथा का मतलब समझेंगे, उसका अर्थ क्या है, उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे। लोक कथा को सुनाने के लिए सबसे पहले हम जिस लोक कथा के बारे में बात करते हैं उसका रहन सहन, खान पान और उसकी संस्कृति को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस इलाके में हम लोक कथा सुनाई जाती है, अभी ये एक लोक कथा तिब्बत के प्रदेश की है। तो तिब्बत कहाँ पे आया हुआ है? ये एक पार्ट ऑफ वेस्ट चाइना, वेस्ट चाइना में तिब्बत आया हुआ है। वो एक बहुत ही बड़ा पहाड़ी इलाका है। अभी हम ये तिब्बत जो है उसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुनिया की छत। ये दुनिया की छत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इलाका जो है वो जमीन के ऊपर पठार पे आया हुआ है। पठार मतलब क्या होता है? पठार मतलब जमीन का वो हिस्सा जो मैदानों से ऊंचा होता है और पहाड़ों से नीचा होता है। ये पठार में ये तिब्बत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आए हुए हैं, जहाँ पे एक हिमालय के भी पर्वत आए हुए हैं। ठीक है, तो हम ये तिब्बत जो है, तो तिब्बत को हम क्या कहते हैं? दुनिया की छत कहते हैं। अभी ये पहाड़ी इलाकों में अलग अलग तरह के रंग होते हैं। पहाड़ कैसे हैं? पहाड़ों की मिट्टी अलग अलग तरह की रंगों से बनी हुई है। कहीं लाल, बैगनी, गुलाबी, हरी, गेरुआ, उसी तरह के अलग अलग कलर के पर्वत दिखाए गए। जैसे कि छोटा बच्चा कैसे अपने चित्र में अलग अलग कलर अपने मन से रंग भरता है, उसी तरह वो पहाड़ के रंग भी कैसे हैं? कलरफुल है। ठीक है, अभी ये जो दुनिया की छत है उसे हम आगे लेके जाएंगे। दुनिया की छत में अभी क्या होता है कि ये पहाड़ी इलाका है, सबसे ज़्यादा पर्वत ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं। अभी इसका रिलीजियन क्या है? तिब्बत का रिलीजियन है बुद्धिज्म। अभी ये बुद्धिज्म उसका मेन रिलीजियन है। अभी धीरे धीरे हम आगे जाएंगे तो ये तिब्बत में क्या होता है, कैसे लोग रहते हैं, कहाँ पहाड़ी इलाकों में अलग अलग तरह की ज़मीनें रहती है। हरी, लाल, हरी, काली मिट्टी वाली ज़मीन रहती है और खनिज पदार्थों से भरा हुआ ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ एक पर्वत जो से ऊंचा है तो वहाँ का मौसम कैसा होता है? एकदम ठंडा मौसम रहता है। जो जैसे ही हम पहाड़ों के इलाकों में जैसे ऊपर जाते हैं वैसे इलाका कैसा होता जाता है? ठंडी का मौसम लगने लगता है। और जैसे वहाँ पे फ्रीज में रखा हो वैसा मौसम रहता है। इसीलिए यहाँ का पहरवेश क्या है? जाड़े स्वेटर वगैरह, मोटे गर्म कपड़े पहनते हैं वो लोग। इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर यहाँ की घरों की एक खासियत होती है, इनके घर लकड़े से बने हुए होते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे मिट्टी और सीमेंट के भी घर बनने लगे हैं। अभी तिब्बत का एक सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम है लहासा। सबसे बड़ा शहर है लहासा। ये लहासा की भी एक खासियत है। ये कितने मीटर पे आया हुआ है? तिब्बत के 3650 मीटर की ऊंचाई पे आया है। लहासा शहर कितनी मीटर की ऊंचाई पे आया है? 3650। तो इसीलिए ये लहासा शहर को हम क्या बोले? सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। और ये शहर में खाने पीने की चीज़ें और पहनने की चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है। इसीलिए ये तिब्बत वासियों की लहासा शहर को क्या बोलते हैं? तिब्बत वासियों का दिल बोलते हैं। समझ में आया? अभी हमने ये पढ़ा तिब्बत के बारे में। अभी हम जाएंगे अपने चैप्टर की ओर, राख की रस्सी। राख की रस्सी चैप्टर का नाम है। इसमें जैसे अकबर बीरबल की स्टोरी होती है उसी तरह यहाँ पे एक राजा और एक मंत्री, उनकी स्टोरी बताई है। यहाँ पे लोनपो गार नाम का एक मंत्री होता है, 32वां मंत्री। 32वां मंत्री मतलब 32वां राजा मतलब 32। लोनपो गार कौन है? तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गापो के मंत्री हैं। जैसे बीरबल अकबर के मंत्री हैं, उसी तरह लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनकवसेन गापो के मंत्री थे। वो एकदम बहुत ही होशियार और हाजिर जवाबी थे, जो दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर मतलब एकदम फेमस होना। उनका टैलेंट, उसका जो हाजिर जवाबी
क्वेश्चन के सामने तुरंत आंसर देना वो बहुत ही मशहूर था, फेमस था, इसीलिए वो दूर दूर शहरों में पहचाने जाते थे और उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था, इतने फेमस थे। लेकिन उनकी जिंदगी बहुत आसानी से चल रही थी, उससे में उनको एक प्रश्न, उनकी एक चिंता सताने लगी। जैसे ही उनका बेटा धीरे धीरे, अभी उनका बेटा आता है, किसका बेटा? लोरपो गार्गा। ये कौन है? ये एक मंत्री है और ये एक राजा है, ठीक है। अभी ये मंत्री का बेटा होता है जो एकदम ही भोला भाला सीधा साधा होता है। तब ये राजा को क्या चिंता सताने लगती है कि मेरे बेटे को होशियारी छूकर भी नहीं गई है। होशियारी छूकर भी ना जाना मतलब जरा सा भी होशियार नहीं होना, बिल्कुल भोला भाला होना। तो मंत्री क्या बोल रहे हैं कि मेरे बेटे को होशियारी छूकर भी नहीं गई है। अभी मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा होगा, मेरे बाद ये राजकाज कैसे संभालेगा, मेरे बाद कैसे उसका जीवन व्यतीत करेगा। तो अभी ये मंत्री क्या करते हैं, एक कुछ विचार सोचते हैं, आइडिया लाते हैं और फिर अपने बेटे को बुलाते हैं। बोलते हैं बेटा तुम शहर जाओ, मैं आपको 100 भेड़े दूंगा। भेड़ मतलब शीप। कितनी शीप देता है वो मंत्री अपने बेटे को? 100 शीप देता है। और क्या बोलता है मंत्री, ये 100 शीप लेकर तुम शहर जाओगे और ना तुम इसे मारोगे और ना ही तुम इसे बेचोगे। क्या करना है इन शीप का? ना ही वो बेटा उसको मार सकता है और ना ही वो बेटे उसको बेच सकता है। तो राजा और मंत्री ने उसको क्या बोला कि ना ही इसे तुझे बेचना है और ना ही उसे मारना है। लेकिन क्या कर रहा है, ये 100 भेड़ों के साथ तुम वापिस आओगे, क्या लेकर आओगे? 100 बोरे जौ लेके। जौ मतलब बरेली, जो एक तरह का अनाज होता है, ठीक है। तो राजा ने क्या मतलब मंत्री ने क्या कंडीशन रखी कि 100 बोरे जौ के साथ ये शीप के साथ तुम वापिस आओगे, ठीक है। तो अभी ये लड़का जो होता है शहर जाता है, ना ही उसके पास कोई पैसे रहते हैं। 100 शीप लेकर वो जाता है और फिर वो प्रश्न उसको चिंता सताने लगती थी, ना ही मेरे पास पैसे हैं तो मैं 100 बोरे जौ कैसे खरीदूंगा। वो चिंता करते करते सोच में विचार में एक सड़क के किनारे पे जाके बैठता है। तभी क्या होता है, एक लड़की आती है उसके पास और वो लड़के को देखती है। तो उसको क्या दिखाई देता कि लड़का बहुत ही चिंतित लग रहा है, बहुत ही विचार में डूबा हुआ लग रहा है। तो वो लड़की क्वेश्चन पूछती है वो लड़के को, तुम इतनी चिंतित क्यों? फिर वो लड़का धीरे धीरे उसके पिताजी की सारी बात बताता है कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे 100 भेड़े दिए हैं और बोला है कि ना ही इसको मारना है और ना ही इसको बेचना है और मुझे क्या करना है, 100 बोरे जौ के भी साथ में लेकर जाना है। तो वो लड़की बहुत ही चालाक और होशियार होती है। तो वो लड़की क्या करती है कि आप चिंता मत करो। तो वो लड़की करती क्या है, उसके जो शीप के बाल होते हैं तो उसको निकालती है, उतार देती है और वो बालों को बेच देती है। शीप के जो बाल होते हैं जिससे ऊन बोला जाता है, उससे उनकी वूल की सारे स्वेटर्स वगैरह सब बनते हैं। तो वह शीप के बाल उतार के उसको बेच देती है और 100 बोरे जौ खरीद कर वो लड़के को वापिस अपने दरबार में बेच देती है। अभी जो लड़का था लोरपो गार्गा बहुत ही खुश हो जाता है कि ना ही मेरे बेड़े मरे, ना ही मैंने उसको बेचा और मुझे 100 बोरे जौ मिल गए। वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास जाता है और पूरी सारी कहानी सुनाता है। लेकिन उसके पिताजी फिर भी खुश होते हैं नहीं है। क्यों खुश नहीं होते हैं? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से ये 100 बोरे जौ खरीदे नहीं थे। किसकी बुद्धि से खरीदे थे? वो लड़की की बुद्धि से। फिर वापिस उसके पिताजी नाराज हो जाते हैं। दूसरे दिन उसको वापस बुलाते हैं और बोलते हैं तुम वापस शहर जाओगे और वैसे ही कंडीशन रखते कि ये जो अपने बाल उतारे हुए भेड़े हैं उनको लेकर वापस जाओगे और फिर से 100 बोरे जौ के लेकर आओगे। फिर ये लड़का वापस जाता है शहर में और वहीं जगह पे जाके बैठता है और उसको लगता है कि जो लड़की ने मुझे मदद की थी वो लड़की वापस आएगी और वही लड़की मुझे मदद करेगी। और होता भी वैसे ही है, ठीक वैसे ही वो लड़की आती है। फिर उसको चिंतित देखती है और पूछती है कि अभी क्या हुआ, तुम क्यों इतने परेशान हो, क्यों इतने चिंतित हो। फिर वो लड़का बताता है कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे वापस भेजा है, अभी तो नहीं मेरे पास वो भेड़े के बाल भी है कि मैं बेचूँ और 100 बोरे जौ खरीदूँ। फिर लड़की के पास एक और आइडिया आती है। वो क्या करती है, जो भेड़ों के सींग होते हैं
तो वो सींग को बेच देती है और 100 बोरे जौ खरीद लेती है। अभी क्या करेगा वो लड़का, अभी उसको उसके पिताजी के पास भेजेगा और वो बहुत खुश हो जाता है कि अभी तो मेरे शरीर पे बाल भी नहीं थे भेड़ों के, फिर भी मैंने 100 बोरे जौ खरीद लिए। फिर खुश होकर अपने पिताजी के पास जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे अभी शाबाशी देंगे, मुझे ब्रेव मानेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा जाता है अपने पिताजी के पास और सारी कहानी सुनाता है कि एक लड़की थी, मुझे ऐसे उसने ऐसे मदद की, उसके सींग बेच के मैंने 100 बोरे जौ खरीदी। अभी उसके पिताजी सोचते हैं ये लड़की को मेरे पास लाना पड़ेगा, इतनी होशियार है, इतनी टैलेंट है, तो ये लड़की मेरे बेटे के लिए कुछ कर सकती है। तो राजा मतलब मंत्री जो लोलुपोगार होता है वो अपने बेटे से कहता है जो लड़की है उसको मेरे पास बुलाओ, मैं वो लड़की को मिलना चाहता हूँ। और वो फिर लड़की को बोलते हैं कि मुझे 9 हाथ लंबी रस्सी मतलब जो डोरी होती है, मोटी डोरी, उसको रस्सी बोलते हैं, ठीक है। तो लोलुपोगार क्या कंडीशन रखता है, शर्त रखता है कि मुझे 9 हाथ लंबी रस्सी राख की रस्सी लाकर। राख, अभी ये राख किसको बोलेंगे? राख यानी कि जो लकड़ियाँ वगैरह जल जाती है और जो ऐश बचती है, उसका जो पाउडर बचता है उसको हम क्या बोलेंगे? राख। राख यानी कि क्या, जैसे हम कुछ चीज़ जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं या फिर कोई लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उसका जो ऐश बचता है, उसका जो पाउडर बचता है, उसको राख बोलते हैं। अभी राख की रस्सी मतलब जो रस्सी है उसको हम जलाएंगे तो वो तो पाउडर बन जाएगा, वो उसको ना ही हम पकड़ सकते हैं, ना ही पहन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा पाउडर बन जाएगा। इसीलिए तो अभी वो लोलुपोगार क्या कंडीशन रखता है, शरत, कि मुझे 9 हाथ लंबी रस्सी, राख की रस्सी लाकर दो। तो वो लड़की शर्त कबूल कर देती है और वो एक शर्त और रखती है सामने कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी आपको पहननी पड़ेगी एज अ गार्ड। वो क्या बोलती है लोलुपोगार को कि मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी आपको गले में पहननी है। फिर बेटा वापिस अपने पिताजी के पास आता है और ये बोलता है कि वो लड़की राख की रस्सी बना देगी, लेकिन आपको वो राख की रस्सी गले में पहननी है। वो पिताजी सोचते हैं ये राख की रस्सी तो बनने वाली है ही नहीं, तो फिर पहनने की तो क्या बात, इसीलिए वो शर्त उनकी मंजूर कर देते हैं। वो लड़की अभी क्या करेगी, राख की रस्सी कैसे बनाएगी, सोचो जरा। ये लड़की क्या करेगी, एक बड़ा सा पत्थर लेगी और 9 हाथ लंबी रस्सी लेगी और जो पत्थर है उसके ऊपर गोल गोल ऐसे राख की रस्सी रख देगी, ठीक है। बड़ा सा पत्थर एक लेगी, उसके ऊपर राख की रस्सी ऐसे गोल गोल करके रख देगी, 9 हाथ लंबी रस्सी। फिर वो राख की रस्सी को जला देगी। वो जलाने से क्या होगा, सेम टू सेम उसकी जो ऐश है, राख है, रस्सी के आकार में ही हो जाएगी और धीरे से वो पत्थर हटा देगी और वो राख की रस्सी को उसने सील कर दिया, मतलब पैक कर दिया, और वो अपने बेटे को, उसके मंत्री के बेटे को देती है कि लो ये आपके पापा जी को दे दो। अभी क्या होता है, उसके लोलुपोगार को ये राख की रस्सी, सील करी हुई राख की रस्सी मिलती है, लेकिन वो पहन तो पाएंगे नहीं, पहनना तो बहुत दूर की बात है, वो उसको टच भी करने जाएगी तो क्या होगा, टूट जाएगी, राख हो जाएगी, पाउडर बन जाएगा राख की रस्सी का, है ना। तो फिर अभी राजा मतलब ये जो लोलुपोगार है वो सोचता है ये तो मेरे से भी ज़्यादा होशियार वाली निकली, उसकी बुद्धि मेरे से भी ज़्यादा टैलेंट है ये लड़की। तो अभी वो बिना सोचे तुरंत ही वो लड़की का क्या करते हैं, अपने बेटे के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरा बेटा तो उसकी बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहा है, वो इतना होशियार नहीं है, लेकिन उसका जो पार्टनर, जिसकी वो वाइफ है, उसकी इतनी टैलेंट रहेगी तो उसकी ज़िंदगी आसानी से काट सकेगी। इसीलिए वो लोलुपोगार क्या करता है, अपने बेटे की शादी वो लड़की से करवा देता है। मतलब दोनों को कैसा, एक बुद्धिशाली नहीं है तो एक उसकी वाइफ जो है बहुत बुद्धिशाली, तो दोनों का जीवन कैसे आसानी से चला जाएगा। हमारे में भी ऐसा होता है ना कभी कभी, यहाँ भी ये वार्ता खत्म होती है। मजा आई ना ये स्टोरी सुनने में। अभी इसके ऊपर से हमें क्या सीख मिलती है कि ये जो एक होशियार है एक नहीं है। तो हम फ्रेंड्स ग्रुप में भी हमारा ऐसा होता है, क्लास में भी ऐसा होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ज़्यादा होशियार है, एक मीडियम है, तो हम जो मीडियम है वो होशियार के पास बैठते बैठते उसकी हैबिट लग जाती है उसको, कि वो कैसे लिखता है, कैसे रीडिंग करता है, कैसे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, तो क्या वो होशियार के साथ साथ रहकर वो भी कुछ नया सीखने लगता है। इसी तरह हम
अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप में बना के अपना काम आगे कर सकते हैं, अपना एग्जाम रिलेटेड भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। उसकी बुक, होशियार की बुक पढ़ के हम भी ऐसे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना सीखते हैं, अच्छे पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आभार, धन्यवाद।